हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 8 के विषय विज्ञान के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ समय की बात करें तो ये 2 घंटे 30 मिनट रहने वाले हैं इस पेपर के लिए और पूर्णांक 80 अंक होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है सिंचाई, थ्रेसिंग, निराई, बुवाई। तो इसका राइट आंसर होगा थ्रेसिंग। फसल के दानों को भूसे से जो अलग करने की प्रक्रिया होती है वो थ्रेसिंग कहलाती है। दूसरा, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलेमाइन, पीवीसी, पॉलीथीन, नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा मेलेमाइन। का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अग्निरोधी प्लास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। आघात वर्धनीय मतलब जिसके ऊपर चोट मारने पर वो फैलता है, वो आघात वर्धनीय होता है। और यहाँ पर नहीं पूछा है लोहा, पेंसिल लेड, एल्यूमिनियम, सिल्वर या चांदी। तो यहाँ पर ग ऑप्शन राइट होगा पेंसिल लेड, क्योंकि पेंसिल लेड पर जैसे हम किसी थोड़े का प्रहार करेंगे तो वो बिखर जाएगा, ना कि फैलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पेंसिल लेड, यानी कि आपका यहाँ पेंसिल लेड राइट हो जाएगा। ग ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है वो क के बाद में सीधा ग लिखा हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है। अगला क्वेश्चन है चौथा, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान। स्नेहक लगाने पर घर्षण का मान बढ़ेगा या कम होगा वो देखना है। बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्नेहक लगाएंगे तो घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, वो जल्दी घूमेगा, घर्षण कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को सत्य यानी टी अथवा असत्य यानी एफ चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। बिल्कुल सही है, और सही है तो यहाँ पर लगाएंगे टी। दूसरा अगला वाला 6, सोडियम धातु नरम होता है और उन्हें चाकू से काटा नहीं जा सकता। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें पढ़ा है कि सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ नहीं लिखा है, यानी ये गलत है, यानी ये फॉल्स हो जाएगा, एफ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 7, एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव पेट्रोलियम होता है। बिल्कुल होता है, तो इसका राइट आंसर है मतलब टी हो जाएगा यहाँ, यानी टी बोल रहा है तो टी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल है फलीदार यानी लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, राइजोबियम जीवाणु। ये क्या करता है, जैसे कोई फलीदार फसलें होती हैं, जैसे कि मूंग हो गया, उड़द हो गया, चवला हो गया, उनकी जड़ों के अंदर गांठों में रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु बहुत ही लाभदायक है। प्रश्न नंबर 9, अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोल और डीजल के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाएगा, काला सोना भी कहते हैं इसको। और किस नाम से जाना जाता है, तो ईंधन के रूप में जाना जाता है पेट्रोलियम। मुख्य रूप से इसे काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला सोना। ये ज़्यादा आपके सही रहेगा। और ऐसे कोई नाम पूछे कि ये जो व्यावसायिक महत्व के हैं तो पेट्रोल और डीजल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लैंगिक जनन से क्या आशय है। तो आंसर होगा ऐसा जनन जिसमें नर व मादा जीव दोनों भाग लेते हैं और नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, तो वो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो 3 प्रमुख लाभ बताने हैं आपको, तो यहाँ आंसर में लिखेंगे ये जो प्लास्टिक है ये अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एसिड भी डाल सकते हैं, जैसे कि अचार है वो इसमें सुरक्षित रह सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये हल्के और सस्ते होते हैं। तीसरा हो जाएगा ये चिरस्थायी होते हैं, यानी कि लंबे समय तक ये चलने वाले होते हैं। तो इस तरह से आप इनके 3 लाभ लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए। कॉलम यहाँ 1 है, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए। तो कॉलम 1 के अंदर आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कॉलम 2 में इससे मैच होने वाला ढूंढेंगे तो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, राइजोबियम करता है। तो राइजोबियम से इसका मिलान कर देंगे।
ख है इसका ईस्ट। ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है? ब्रेड बनाने में, तो ब्रेड बनाने में पहले से इसका मिलान कर देंगे। ग है क्या? मादा एनाफिलीज मच्छर। ये किससे मिलान करेंगे? मलेरिया, क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया फैलाता है। घ क्या हो जाएगा? वायु संचरण। वायु द्वारा संचरण किसका होता है? खसरे का होता है, तो लास्ट वाला है वो तीसरे से मिला देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या हैं? वनोन्मूलन का क्या अर्थ हो गया? वनों को काटना या फिर वनों को मतलब नाश होना। जो वन है वन उन्मूलन हो गया। वन उन्मूलन यानी कि वो वहाँ से हट रहे, तो हट रहे हैं या फिर कम हो रहे, तो इसका कारण क्या? तो कारक लिखेंगे। तापमान का बढ़ना, वर्षा की कमी, अंधाधुंध वनों की कटाई, जनसंख्या वृद्धि। तो ये जो है कारक है जिसके कारण क्या हो रहा है? वनोन्मूलन हो रहा है। अब वनोन्मूलन हो रहा है तो इसका प्रभाव क्या है, क्या नुकसान है? तो क्या होगा? मौसम परिवर्तन होगा, तापमान में वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जैव विविधता में कमी हो जाएगी, वर्षा में कमी हो जाएगी। तो ये क्या है? इसके दुष्परिणाम कह सकते हैं, प्रभाव कह सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होते हैं। तो ढोलक है, ढोलक का कौन सा भाग? चमड़े वाला भाग है वो कंपित होता है। सितार, सितार का क्या होता है? खींचे हुए तार, जो तार खींचे हुए हैं वो कंपित होते हैं। ग, बांसुरी, बांसुरी के अंदर कंपन किस में होता है? छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके अंदर कंपन होता है, तो वो आप इसके सामने लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज यानी पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए वो ऐसा क्यों करता है? तो सीधा सिंपल सा है, क्या है कि अगर वहाँ जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ आग लगी है जहाँ पर, तो हम वहाँ अगर पानी से बुझाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो आंसर में ऐसे लिखेंगे, आग लगने पर उसे पानी से बुझाने से पहले विद्युत आपूर्ति बंद करते हैं, क्योंकि पानी डालने पर विद्युत में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और हमें विद्युत का झटका लग सकता है। क्योंकि देखिए पानी क्या है? विद्युत का चालक है, और हम उसके ऊपर पानी गिराएंगे तो क्या है? विद्युत का झटका हमें भी लग सकता है, क्योंकि पानी के माध्यम से विद्युत है हमारे शरीर को भी इफेक्ट कर सकती है, या फिर विद्युत का शॉर्ट सर्किट होगा जिससे कि ज़्यादा आग लग सकती है। इसलिए क्या करेंगे? आग लगने पर अगर हम पानी का उपयोग करें तो पहले विद्युत सप्लाई है उसको बंद कर देंगे, और फायरमैन भी ऐसा ही करता है। प्रश्न नंबर 11, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। अब वह आवेश कैसे खोती है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो वो आवेश हमारे शरीर से गुजर कर धरती में चला जाता है, जिससे वस्तु है आवेशित, वो आवेश है खो देती है। क्योंकि हमारा शरीर भी क्या है? चालक होता है, इसमें भी आवेश चलते हैं। तो जो वस्तु चालक होगी तो उसके माध्यम से जो आवेश है वो धरती में चले जाएंगे, तो हमारे शरीर में भी वो आवेश है प्रवेश करके धरती में चले जाएंगे, जिससे कि आवेशित वस्तु है वो अपना आवेश खो देगी। प्रश्न नंबर 13, CFL, CFC का पूरा नाम, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इससे होने वाली हानि का उल्लेख कीजिए। तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग किस में करते हैं? फ्रिज या AC में करते हैं। इसकी हानि क्या होती है? ओजोन परत का क्षरण, यानी इसको नुकसान पहुंचाती है, इसको पतला करती है, नष्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर नाइट्रोजन लिखेंगे, और यहाँ नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा किसमें? नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल जाती हैं, और वो भूमि के अंदर मिल जाती है। किसमें? भूमि के अंदर मिल जाती है। भूमि से पेड़ पौधों को मिलती है, पेड़ पौधों से जंतुओं को, और पेड़ पौधों और जंतुओं का अपघटन होता है तो फिर से वो ज़मीन के अंदर आ जाती है। ज़मीन में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं भूमि में जो कि उससे नाइट्रोजन यानी कि जो नाइट्राइट और नाइट्रेट हैं इस फॉर्म में होती हैं, उसको क्या करते हैं? विनाइट्रीकरण के द्वारा किसमें? वापिस से नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, तो इसका आपको चित्र बनाना है। अगला सवाल है 15वां, राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो देखिए सीधा सा बात है, सीधी सी ये इसका आंसर हो जाएगा, गर्मियों में राणा का सूती वस्त्र खरीदना चाहिए। राणा को कौन से? सूती वस्त्र खरीदने चाहिए। क्यों?
क्योंकि सूती वस्त्र है, पसीना सोखकर शरीर को ठंडक प्रदान करता है। पसीने की बूंदें हैं वाष्प बन जाती हैं और जिसे गुप्त ऊष्मा है वो अवशोषित हो जाती है और हमें ठंडक मिलती है। इसलिए गर्मियों के अंदर सूती वस्त्र हैं, सूती कमीज हैं, वो पहनने चाहिए, खरीदने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के कारण बताइए, यानी क और ख दिया हुआ इसके कारण बताने। कॉपर है वो जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। कारण क्या है? जिंक तत्व है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इस कारण कॉपर जिंक का विलयन जो है उसमें से विस्थापित नहीं हो सकता। अगला है इसका, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम वायु व जल के साथ अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और आग पकड़ लेते हैं, तो वायु व जल से संपर्क तोड़ने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि केरोसिन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 17वां, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो पुराने समय में पृथ्वी के हलचल से पेड़ पौधे भूमि में दब गए। समय के साथ पेड़ पौधे गहराई में चले गए। गहराई में ताप व दाब अधिक होने पर धीरे धीरे ये कोयले में परिवर्तित हो गए और जो खुदाई में हमें प्राप्त होता है। अब ये प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कार्बनीकरण। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला हो जाएगा अपना 18वां, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो सतह को खुरदरी करके घर्षण को बढ़ाया जा सकता है तथा सतह को चिकना करके घर्षण को घटाया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें तो कील वाले जूते पहनने पर घर्षण बढ़ जाता है। उसी तरह से मशीनों के अंदर ऑयल या ग्रीस लगाने पर घर्षण कम हो जाता है। तो ये दोनों के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 19वां, विद्युत सधात्रियों को कभी भी गीले हाथों अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि विद्युत सधात्रों को गीले हाथों या गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श करने पर हमें विद्युत का झटका लग सकता है, क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है। जब हम भीगे होते हैं तो शरीर की चालकता बढ़ जाती है और अतः हमें भीगे होते हैं तो विद्युत का झटका लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, विद्युत को हम छू रहे हैं, उसके सधात्रों को छू रहे हैं, तो हमें भीगे हुए हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फर्श भीगा है तब हमें प्लग को नहीं छूना चाहिए। 20वां क्वेश्चन है, घरों के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं? तड़ित का मतलब क्या हो गया? बिजली होगी। क्या होगी? बिजली जो कड़कती है वो वाली बिजली, ठीक है, वो तड़ित हो गई। तो वो तड़ित हैं, वो कड़क रही है और गिरने के चांसेस हैं, तो हम घरों के अंदर हैं तो क्या बचाव की क्या उपाय कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको टेबल के नीचे है वहाँ छुप जाना है, क्योंकि घर के भीतर रहने की स्थिति में। और आप क्या करेंगे, अगर विद्युत ज़्यादा आ रही है, जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, विद्युत लाइट है उसको ऑफ कर देंगे। जो पानी की चीज़ें हैं उससे दूर रहेंगे और जो पानी भरा हुआ है वहाँ आसपास भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बिजली गिर जाएगी या फिर जो चालकता बढ़ जाएगी तो हमारे ऊपर भी बिजली कड़कने की संभावना रहती है। बाकी सामान है वो सुरक्षित रखेंगे और खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी सही से रखेंगे। बाकी हमें क्या करना चाहिए, घर के ऊपर हैं जो तड़ित से बचाव के लिए जो इक्विपमेंट लगाए होते हैं वो लगवाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 21वां, तारे व ग्रह में अंतर बताइए। तारे व ग्रह में अंतर क्या होता है? देखिए, तारे जो होते हैं वो क्या है, खुद का प्रकाश होता है, वो चमकते हैं, लेकिन ग्रह हैं वो चमकते नहीं हैं, खुद नहीं चमकते, वो किसी और से प्रकाश लेकर चमकते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा अंतर ये हो जाएगा, क्योंकि तारे क्या होते हैं, स्वतः प्रज्वलित होते हैं, जबकि ग्रह हैं वो प्रज्वलित नहीं होते या फिर दूसरों के प्रकाश से अपने प्रकाश मतलब प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तन करते हैं और चमकते हैं। मेन डिफरेंस यही रहेगा। दूसरा क्या कह सकते हैं हम, तारे अपेक्षाकृत ग्रहों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि तारों के चारों ओर ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं। और ग्रह हैं वो कैसे होते हैं, ठोस या गैस भी हो सकते हैं, लेकिन तारे हैं वो क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, जिसके अंदर से प्रकाश है वो उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। अगला है 22वां, खरपतवार क्या है, इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, खरपतवार क्या है, यानी खेत के अंदर जो अवांछित क्या है, खेत के अंदर अवांछित जो भी अवांछित पौधे हैं जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं वो क्या है, खरपतवार है।
तो अवांछित पौधे होते हैं वो खरपतवार कहलाएंगे। अब इनका नियंत्रण कैसे करते हैं, तो अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे कि हम खेत की खड़ाई करके फिर उसे धूप में कुछ समय के लिए खुला छोड़ देंगे, जिससे कि उसके बीज है पहले ही नष्ट हो जाते हैं। फिर बाद में अगर उग जाते क्या करेंगे, ऐसे हाथ द्वारा उखाड़ कर अलग करेंगे, या फिर उसके अंदर हल चलाएंगे जिससे वो उखड़ जाएंगे। उसके ऊपर दवाओं का छिड़काव करेंगे, जैसे कि 2,4-D हैं उनका छिड़काव करेंगे। इस तरह के उपायों द्वारा हम क्या करेंगे, इसका नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ जैविक प्रक्रिया, कुछ विधियाँ भी अपना सकते हैं इस खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए। अगला सवाल है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। चूँकि देखिए वनोन्मूलन का अर्थ तो आपको पता ही होगा। वनोन्मूलन का अर्थ हो गया कि वनों की जो कमी है या फिर पेड़ पौधे हैं वो निरंतर कम होते जा रहे हैं, उनकी कमी होना, या फिर वनों का उन्मूलन यानी कि वन कम होना, सीधी सीधी बात है। अब देखिए वनों का उन्मूलन हो रहा है तो वर्षा दर में किस प्रकार की कमी आएगी। क्योंकि देखिए जहाँ वन कम है तो वहाँ पर क्या है, मौसम है वो अत्यधिक तेज़ी से बदलेगा, जलवायु परिवर्तित होगी, तो वहाँ पर मौसम है वो बदलेगा। क्या होगा, मौसम है वो बदलेगा, और मौसम बदलेगा वहाँ पर ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने से क्या होगा, वहाँ ठंडक नहीं मिलेगी, जिससे कि बादल वहाँ आकर नहीं बरसेंगे, तो वहाँ पर वर्षा क्या होगी, वर्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इसको डिटेल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि अगर वनोन्मूलन होगा तो वर्षा की दर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, वनस्पति नहीं होगी, तो वहाँ पर जो बादल हैं वो ठंडे नहीं होंगे, और बादल वहाँ आएंगे तो वहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे, जिसके कारण वहाँ पर वर्षा नहीं होगी। क्योंकि तापमान बढ़ने से वहाँ का वायु दाब क्या होता है, कम होता है, जिससे कि वहाँ के बादल हैं वो दूर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्षा की दर है वो इससे कम हो जाएगी। अगला है 24वां सवाल, शोर प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके स्रोत, हानियाँ और इसे सीमित करने के उपाय। तो सबसे पहले ये प्रदूषण है क्या, तो यानी कि अवांछित जो ध्वनि होती हैं, जो हमारे कानों को अप्रिय लगती हैं, वो क्या होगी, शोर प्रदूषण हो जाएगी। इसके स्रोत क्या है, तो स्रोत के अंदर आप कल कारखाने, गाड़ियाँ, हॉर्न जो तेज़ी से बढ़ते हैं, लाउड स्पीकर, या फिर हम जो घरों के अंदर टीवी भी है वो उसकी अत्यधिक ध्वनि होती है, तो वो भी क्या होगी, इसके स्रोत हो जाएंगे। डीजे हैं वो भी इसके स्रोत हैं। अब हानियों की बात करते हैं तो हानियाँ क्या हो जाएगी, हमारे कान के पर्दे हैं वो फट सकते हैं, मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, खाने खाने में दिक्कत हो सकती है, खाना नहीं पा सकता है, घबराहट हो सकती है, तनाव हो सकता है। तो ये सारी क्या है, इसकी हानियाँ हैं। सीमित रखने के उपाय क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएं, निश्चित समय तक ही कोई डीजे वगैरह है उसको बजाने दें, कुछ जागरूकता अभियान चलाएं, सरकार से कुछ ऐसे नियम बनवाएं जिसके कारण क्या है 10 बजे के बाद है कोई विशेष तरह के शोर शराबे नहीं हो, कल कारखानों को गांव या शहर से दूर स्थापित किया जाए, और जो हॉर्न है जहां नहीं बजाना है बिल्कुल वहां अवॉइड हो। इस तरह से आप इसको सीमित रख सकते हैं। कुछ जहां कल कारखाने हैं वहां पर ध्वनि अवशोषकों का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि शोर प्रदूषण है वो कम हो जाएगा। अगला और अंतिम सवाल है 25वां, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पौधा घर प्रभाव क्या है, जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो देखिए कुछ ऐसी परिस्थितियों के अंदर ऐसा हाउस बनाया जाता है जिसके अंदर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और उसको इस तरह से कवर किया जाता है, और उसके अंदर का जो तापमान है या वातावरण कह सकते हैं, वातावरण है उसको नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है, नियंत्रित। अब यहाँ इसके ऊपर कवर लगाया है, जैसे कांच का कवर लगाया है, तो ऊपर से आने वाली सूर्य की किरणें हैं वो अंदर तो आ जाएगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी, यानी उष्मा इसमें इकट्ठी हो जाएगी। ये मुख्यतः जहाँ सर्दी का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, ठंडे इलाकों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ ऐसे पौधे उगाने हो जो थोड़े गर्मी के मौसम में उगते हों, तो इसके लिए अपनाया जाता है। अब ये जो प्रभाव है जो धरती पर भी देखा जाता है, जो कि नुकसानदायक है। कैसे, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, एक मिनट में बनाता हूँ। पृथ्वी, मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी, इसके चारों तरफ क्या है, वातावरण है। अब ये वातावरण है कुछ लेयर से, सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, इस तरह से ये वायुमंडल है चारों तरफ। अब ये सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं
वो इस वायुमंडल को पार करके मैंने ज़मीन यानी कि ये भूमि है, धरती पर आ जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और ये जो बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है यानी CO2 है, वो एक लेयर बनाती है। और लेयर बनने के कारण क्या होता है, प्रकाश की किरण इस लेयर को पार करके धरती पर तो आ जाती है, लेकिन धरती से वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती है। और यहाँ धरती का जो तापमान है, उष्मा यहाँ बढ़ती है, और उष्मा बढ़ने से क्या होता है, तापमान बढ़ेगा तो यहाँ गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने से क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारी अगर एक्सट्रीम गर्मी हो तो वहाँ पर जीव है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। और दूसरा, धरती के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, और पिघलने से समुद्र तल है वो ऊपर उठेगा, और समुद्र तल के आसपास के जो भी शहर हैं, महानगर हैं, वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो इस तरह से इसके नुकसान भी हैं पौधघर के। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पौधघर आज के टाइम में यानी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हैं वो बहुत नुकसानदायक है, और हमें CO2 का उत्सर्जन है बहुत ही कम करना चाहिए, और इसके बचाव के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो सराहनीय हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।